Welcome back. Namaste. Today I will teach you the seventh part of direct and indirect speech, means use and conversion of imperative sentences. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज रिपोर्टेड स्पीच के इस 7वें भाग में आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस और उनका इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करने की विधि की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी दी गई जानकारी को यदि हृदय से मनन करेंगे तो अवश्य आपको कुछ नया भी मिलेगा और वह जानकारी आपके लिए फलदायी भी सिद्ध होगी। जैसे अपने टॉपिक पर आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि किसी वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कब कहते हैं? बचपन से ही और पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा कि ऑर्डर और कमांड, आदेश सूचक, रिक्वेस्ट, एडवाइज आदि का भाव जिन वाक्यों में होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। तो जिन वाक्यों से प्रकट हो, ये मेरी परिभाषा है। हाउ वी कैन डिफाइन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसका हमने प्रयास किया। देखिए, जिन वाक्यों से प्रकट हो अनुनय या आदेश, जिन वाक्यों से प्रकट हो अनुनय या आदेश, कर्तायु रहता छिपा, कर्तायु रहता छिपा, धरे इम्परेटिव बेस। जिन वाक्यों में प्रकट हो अनुनय या आदेश, कर्तायु रहता छिपा, धरे इम्परेटिव वेश या धरे श्लेष का वेश। तो जिन वाक्यों से प्रकट हो अनुनय या आदेश, कर्तायु रहता छिपा, धरे श्लेष का वेश। जिन वाक्यों से हमें अनुनय, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या आदेश, कमांड और आर्डर के भाव का बोध होता है, उसमें सबसे पहली बात है कि कर्ता, सब्जेक्ट यू छिपा होता है, दिया नहीं रहता है, छिपा होता है। ये पहली जानकारी होनी आवश्यक है। और धरे श्लेष सा वेश, श्लेष एक अलंकार होता है हिंदी में। श्लेष माने चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक ही वाक्य अनेक भाव देता है। कहीं आज्ञा है, कहीं निवेदन है, कहीं सलाह है, कहीं कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, जैसी परिस्थिति होगी। इसलिए हमने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है कि जिन वाक्यों से प्रकट हो अनुनय या आदेश, कर्तायु रहता छिपा, धरे श्लेष का वेश। और आगे क्या है? परामर्श भी हो अगर, रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ सजेशन, परामर्श भी हो अगर,
तो समझो यह ज्ञान, परामर्श भी हो अगर तो समझो यह ज्ञान। इम्परेटिव वाक्य की तीनों हैं पहचान, इम्परेटिव वाक्य की तीनों हैं पहचान। देयर आर 3 symbols and method of identification of imperative sentences। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचान करने के ये 3 तरीके हैं। कैसे? जो मैंने पहले बताया था अनुनय या आदेश, और तीसरा जो बताया मैंने परामर्श भी हो अगर तो समझो यह ज्ञान। इम्परेटिव वाक्य की तीनों है पहचान, अनुनय, आदेश, परामर्श, रिक्वेस्ट, ऑर्डर एंड प्रेयर। ये 3 चीजें जिन वाक्यों से बोध कराती हैं वे वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इनमें कर्ता यू छिपा होता है, सब्जेक्ट इसमें यू जो है वो छिपा रहता है रिपोर्टेड पार्ट, रिपोर्टेड पार्ट। अब इसका मतलब वी कैन डिवाइड इम्परेटिव सेंटेंसेस इनटू 3 पार्ट्स। हम इम्परेटिव वाक्यों को, आज्ञार्थक वाक्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सजेशन आर एडवाइस, सजेशन आर एडवाइज, सुझाव या सलाह, परामर्श। नंबर 2 कमांड आर ऑर्डर, आदेश, आज्ञा। नंबर 3 रिक्वेस्ट आर प्रेयर, अनुनय, विनय या प्रार्थना, अनुनय, विनय या प्रार्थना। एक ही वाक्य हमको 3 रूपों में बोध कराता है। अब हमें भाव के अनुसार प्रयोग करने होते हैं। ये तीनों के तीनों माने these 3 parts belongs to imperative sentence। अब कैसे आप देखेंगे, एक चीज और है। क्या आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस किस टेंस में रहता है, किस टेंस में होता है? कभी आपने पढ़ा है? सेंस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, हो सकता है कि मैं नई जानकारी आपको दे रहा हूँगा, और यह भी संभव है कुछ विद्वान अध्यापक गण आपको पहले बताए होंगे। मैं उन विद्वान अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो सेंस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस को मेरी 2 लाइनों से समझने का प्रयास करें। जहां कहीं भी देखिए, जहां कहीं भी देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, जहां कहीं भी देखिए इम्परेटिव सेंटेंस, केवल प्रेजेंट टेंस का समझो उसका सेंस, केवल प्रेजेंट टेंस का समझो उसका सेंस। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आज्ञा या परामर्श या प्रार्थना, कमांड और रिक्वेस्ट और प्रेयर और सजेशन हम जिसे देते हैं वो हमारे सामने होता है, सम्मुख वाले को देते हैं। इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। इसको आपको स्मरण रखना चाहिए, ये कभी दूसरे टेंस में नहीं होता है। अब एक प्रश्न आता है कि साहब तमाम वाक्य आते हैं, हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू क्या है, क्या यह इम्परेटिव है कि नहीं है? तो थैंक यू, आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद का मतलब क्या है? आई थैंक यू, आई थैंक यू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस थैंक यू, आई थैंक यू में सेकंड पार्ट है थैंक यू। यह भाग जो है वो इम्पेरेटिव नहीं है, आज्ञार्थक नहीं है।
यह आज्ञार्थक नहीं है, यह एसर्टिव में है। इसीलिए यह वाक्य कभी भी इम्पेरेटिव का उदाहरण नहीं हो सकता है। जैसे थैंक हिम, उनको धन्यवाद, थैंक हिम, ये इम्पेरेटिव नहीं है। क्यों? यू थैंक हिम, यू थैंक हिम, आपने उनको धन्यवाद दिया। यू थैंक हिम, तो थैंक हिम वाक्य जो है वह इम्पेरेटिव में नहीं है, वह एसर्टिव फॉर्म में है। इसलिए इसको लिखने से भले भ्रम होता हो, लेकिन यह इम्पेरेटिव का एग्जाम्पल नहीं है। अब we should remember that imperative sentences are of two types. आज्ञार्थक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, सकारात्मक एंड नकारात्मक। सकार और नकार में अंतर आप जानते हैं, जो अंतर यस और नो में होता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दीजिए। यह कहीं रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कहीं कमांड भी हो सकती है, और कहीं सजेशन भी हो सकती है, परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अभी हम बाद में बदलना बताएंगे, पहले बता रहे हैं कि इम्पेरेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव में जैसे ओपन द डोर, दरवाजे को खोल दें। इसका निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजे को न खोलें, मत खोलें। इस प्रकार हम आज्ञार्थक वाक्यों को दो प्रकार के वाक्यों में विभाजित कर सकते हैं, सकारात्मक में और नकारात्मक में। अब प्रश्न उठता है, लेट का भी प्रयोग होता है। यद्यपि हम लेट का प्रयोग करना अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ बता दें कि हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन लेट का प्रयोग केवल इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही होता है। फर्स्ट पर्सन आई वी एस, थर्ड पर्सन ही सी इट दे एक्सेट्रा। तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर लेट का प्रयोग होना है तो लेट का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ ही होता है। जैसे लेट मी डू इट, लेट मी डू इट, मुझे यह करने दीजिए, मुझे यह करने दीजिए, लेट मी डू इट। ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने बताया पहले कि इंपरेटिव सेंटेंस दो भाग में बढ़ सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट का प्रयोग करते हैं तो लेट का प्रयोग केवल 2 पर्सन के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आ गया कि लेट मी डू इट, इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। इसका निगेटिव भी बन सकता है, डोंट लेट मी डू इट, डोंट लेट मी डू इट। हम प्रयोग आगे बताएंगे। और इसी तरह से थर्ड पर्सन ही से इट दे के साथ भी लेट का प्रयोग 2 रूपों में होता है। जैसे लेट हिम रीड, लेट हिम गो, डू नॉट लेट हिम रीड, डू नॉट लगा देते हैं। तो यहां पर ऐसा होता है, सेकंड पर्सन के साथ इस प्रकार लेट का प्रयोग नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव केस तो हम प्रायः देख लेते हैं, लेकिन निगेटिव केस में क्या होता है? निगेटिव केस में अगर लेट आया है तो लेट का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। विस्तृत विवरण हम अगली वीडियो, लेकिन जैसे यहाँ प्रसंग बस आ ही गया है, जैसे आ गया लेट, मैंने कहा कि नेगेटिव फॉर्म में लेट का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1, जैसे लेट अस नॉट टेल एनीवन, लेट अस नॉट टेल एनीवन, हमें किसी से कुछ कहना नहीं चाहिए।
एक प्रकार हो गया। लेट अस ना, कोई बात है जिसे छिपा कर रखना है तो लेट अस नॉट टेल एनीवन, हमें किसी से कहना नहीं चाहिए। लेकिन इसका दूसरा प्रयोग भी हो सकता है, डोंट लेट अस टेल एनीवन, डोंट लेट अस टेल एनीवन। इस प्रकार लेट के प्रयोग होने पर नेगेटिव वाक्यों को हम दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि वो एक नियम कौन से हैं जिनके अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो पहला, हर जगह जो आता है, आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में 2 या 3 शब्द होते हैं, जिसमें एक कर्ता होता है सब्जेक्ट, एक रिपोर्टिंग वर्ब स्वयं होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट का टेंस या रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। यह केवल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का खेल होती है। इसके सेंस में परिवर्तन तो होता है लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं, कुछ परिवर्तन ही नहीं होता। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में प्रोनाउन बदलते हैं, वर्ड्स ऑफ नियरनेस बदलते हैं, टेंस बदलते हैं और बहुत कुछ बदलता है। पहले हम आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस में और नेगेटिव में बताया था कि कहीं कहीं टोल्ड का प्रयोग हमने करते थे, दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते थे। जब हमने इंट्रोगेटिव वाक्य आपको पढ़ाया तो बताया कि इसमें दैट कंजंक्शन का तो यूज होता ही नहीं। लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव मीन्स इंक्वायरी, जांच होती है, इसलिए वहां पर इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड या आस्क्ड का प्रयोग किया जाता था भाव सेंस के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार। उसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंसों में, आज्ञार्थक वाक्यों में भी रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार, वाक्य का रिपोर्टेड स्पीच का भाव क्या है, कमांड है कि रिक्वेस्ट है कि सजेशन है, क्या है या कुछ नहीं है, उसके अनुसार हमें ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, बेग्ड, आस्क्ड या टोल्ड में बदलना होता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब विद अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ reported speech belongs to suggestion type, we use suggested. If belongs to order type, we use ordered, commanded. अगर रिपोर्टेड स्पीच सुझाव के रूप में है तो एडवाइज का प्रयोग करते हैं, सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। और जहाँ ये परामर्श, आज्ञा और निवेदन तीनों का भाव नहीं रहता है, प्रकट नहीं हो पाता है, वहां हम आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग करते हैं। ऐसा वाक्य भी इंपरेटिव होता है जहां भाव प्रकट नहीं हो पाता। तो पहला काम करते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को परिवर्तित करते हैं। दूसरा, नो कंजंक्शन इज यूज्ड इन इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव वाक्यों में कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। तो करते क्या है, वाक्य जुड़ेंगे कैसे दोनों पार्ट? तो दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप जानते हैं कामा होता है, फिर इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड पार्ट से जोड़ने के लिए हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। कहां पर? फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के पहले, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब के पहले प्रयोग करते हैं। जैसे राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, गो अवे।
गो अवे। अब गो अवे शब्द जो है, कोई कह सकता है कि आर्डर है, कोई कह सकता है कि सजेशन है, कोई कह सकता है कि रिक्वेस्ट है, लेकिन इन तीनों में सबसे उपयुक्त क्या है, सुटेबल क्या लग रहा है? तो लगा कि आस्क्ड है, कहा। राम सेड टू श्याम, दोनों इक्वल लेवल के हैं, थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब कोई ऑफिसर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं लग रहा है, समकक्ष है। तो ऐसी स्थिति में कोई बोध नहीं हो पा रहा था कि गो अवे में कमांड है कि रिक्वेस्ट है कि प्रेयर है, क्या है, सजेशन है। तो जब जहाँ भ्रम हो गया तो हमने क्या कर दिया, इसमें आस्क्ड लगा दिया, टोल्ड भी लगा सकते हैं। हमारा डाटा फॉर्म था राम सेड टू श्याम, कामा इन्वर्टेड कामा गो अवे। अब हमने लगा दिया राम आस्क्ड श्याम। यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं लगेगा। अब कंजंक्शन नहीं लगेगा, लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट को उससे जोड़ने के लिए हम जो उसमें गो अवे में गो जो मेन वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में, उसकी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं। तो राम आस्क्ड श्याम टू गो अवे, टू गो अवे, इस प्रकार हमारा वाक्य बन जाता है। दूसरा है द टीचर सेड स्टैंड अप। यह हम लोगों की विशेषता है, हम लोग निरीक्षक भी हैं। जब हम आपकी कापियों को चेक करते हैं, आपके क्लास को चेक करते हैं, बोर्ड परीक्षा में चेक करते हैं, कंपटीशन की प्रतियोगिताओं में ड्यूटी लगती है, तो हम इन्विजिलेटर होते हैं, निरीक्षक होते हैं। हम जब आपकी कॉपी को चेक करते हैं, नंबर देते हैं, तो हम मूल्यांकन करते हैं, परीक्षक होते हैं। जब आपको पढ़ाते हैं तो शिक्षक होते हैं। जब बच्चे झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, शिकायत करते हैं, तो हम उसका फैसला करते हैं, जज भी होते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है, हम दौड़कर आपकी मदद करते हैं, हम आपके सहायक भी हैं, हम आपके मित्र भी होते हैं। तो एक शिक्षक का रोल बहुत बड़ा है। मैं प्रयास करूंगा कि छोटे से रूप में ही आपकी सेवा कर सकूं। तो द टीचर सेड स्टैंड अप, अध्यापक ने कहा खड़े हो जाओ। तो जाहिर सी बात है, अभी इसके पहले मैंने बताया था राम सेड टू श्याम गो अवे, तो मैंने वहां पर कहा कि कोई कमांड नहीं दिख रही थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही थी, कोई सजेशन नहीं दिख रहा था। क्यों? राम और श्याम दोनों जो थे वो थर्ड पर्सन के बराबर के लिए कैटेगरी के लोग थे, वहां भाव प्रकट नहीं हो पा रहा था। अब आप चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन वो उतना करेक्ट आंसर आपका माना नहीं जाता। जहां भाव प्रकट ना हो वहां पर टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर द टीचर सेड स्टैंड अप, तो टीचर तो कभी आपसे रिक्वेस्ट करेगा नहीं। टीचर आपको कहने के जो मीनिंग बता रही, जो अर्थ बता रहा है, उसमें सजेशन तो आपको दिया नहीं होगा। निश्चित ये बात कमांड की है, आर्डर की है। शिक्षक ने आपको आदेश दिया होगा। अगर आदेश ना भी दिया हो तो आपको शिक्षक के सम्मान को देखते हुए यहाँ पर आर्डर का ही प्रयोग करना, आर्डर। तो द टीचर आर्डर किसको? द स्टूडेंट, कामा में लिख दीजिए। द टीचर आर्डर द स्टूडेंट। फिर क्या करना है? स्टैंड अप। तो स्टैंड के पहले में क्या लगाना है? टू स्टैंड अप। इस प्रकार यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेज में व्हेन वी मेक फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नो कंजंक्शन इज यूज्ड। वी यूज ओनली एंड ओनली टू बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड क्लास टू ज्वाइन बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मुझे विश्वास है यह भ्रम आपका दूर हो गया होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा प्रोनाउंस में हम चेंज करते हैं पूर्व नियमों के अनुसार। नियरनेस के शब्दों में भी परिवर्तन होता है। निकटता सूचक जो शब्द होते हैं वो प्रायः विलोम के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, हम उनका भी परिवर्तन करते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी वाक्य में लिखा हो प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, तो उसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते समय केवल रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर डियर सर दिया हो, रिस्पेक्टेड सर दिया हो, मैडम दिया हो, प्लीज दिया हो, काइंडली दिया हो, वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के बाद हम केवल और केवल रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप जिसे सर कहेंगे उसको आप कमांड नहीं कर सकते, उससे आप निवेदन नहीं कर सकते, उसको आप एडवाइज नहीं दे सकते। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसके अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कामा में होता है, इफ रिपोर्टेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिगिंस विथ डू नॉट, नेगेटिव, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से होती है, नेगेटिव के रूप में होती है, तो आप क्या करेंगे? इसको बदलने के लिए हमारे पास दो नियम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग भ्रम कर जाते हैं। When do not is given in the reported part in imperative sentences, then we can change any imperative sentence having do not in its reported part of the sentence by two methods. Number one, use forbade on the place of reporting verb. पहला कार्य है, अगर डू नॉट दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य में, तो पहला तरीका है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके केवल और केवल फॉरबेड लिखें। फॉरबेड लिखें। अब जब हम फॉरबेड लिखते हैं, FORBADE, जब फॉरबेड लिख देते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में फॉरबेड जब लिख दिया, व्हेन वी यूज फॉरबेड ऑन द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब वी रिमूव डू नॉट फ्रॉम रिपोर्टेड क्लॉज। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड शब्द से बदल दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच का डू नॉट हट जाता है, यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे अब माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट गो देयर, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डोंट गो देयर। एक वाक्य होता है गो देयर, ये असर्टिव है, इंपरेटिव में असर्टिव है, पॉजिटिव है, लेकिन उसका नेगेटिव हो गया डोंट गो देयर। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट बिगिंस किससे हो रहा है? बिगिन किससे हो रहा है? डू नॉट से। अब डू नॉट देने पर हम बदलने का पहला तरीका बता रहे हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके जब फॉरबेड लिख देंगे, फॉरबेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट से अपने आप डू नॉट हट जाता है। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी डोंट गो देयर, इसको चेंज करते समय हम लिखेंगे कि माई फ्रेंड फॉरबेड मी, माई फ्रेंड फॉरबेड मी। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कीजिए। डोंट गो देयर, तो डोंट हट गया, बचा गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहता है। टू गो देयर, टू गो देयर, माई फ्रेंड फॉरबेड मी टू गो देयर। करेक्ट आंसर। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ एनी negative sentence which begins with do not in the reported class in imperative sentences. अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हम आपको बताते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड की जगह भाव के अनुसार बदलते हैं। एडवाइज्ड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, जैसी जरूरत। पहला तरीका है फॉरबेड का प्रयोग, तब डू नॉट हट जाता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है, हमारा आंसर हो जाता है।
दूसरा तरीका है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह फॉर्मेट नहीं लगाए, बल्कि उसको भाव के अनुसार कमांड में, रिक्वेस्ट में, प्रेयर में, सजेशन में, जैसी भी हमें आवश्यकता पड़ी हमने उस शब्द का प्रयोग कर दिया। और नॉट +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। नॉट +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड पार्ट में जाकर के, और हमारा वाक्य बन जाता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जैसे माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी डोंट बी लेट, डोंट बी लेट फॉर द बस। माई फादर सेड टू मी डोंट बी लेट फॉर द बस। माई फादर सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्लाज है, रिपोर्टर क्लाज। इन्वर्टेड कामा में डोंट बी लेट फॉर द बस, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसकी बिगिनिंग किससे है? डोंट से। अब यहां पर हमें फॉर्मेट का प्रयोग नहीं करना है, दूसरा तरीका देखना है। तो माई फादर सेड टू मी, यहां सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड है यहां पर। इसको भाव के अनुसार पिताजी क्या करेंगे? आपसे निवेदन करेंगे? ऐसा नहीं। पिताजी दो ही रूप कर सकते हैं, या तो ऑर्डर दें आपको या सजेशन दें आपको। मान लीजिए आप बहुत बड़े हैं, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, तो आपको प्रायः पिता सलाह देता है, आदेश नहीं देता। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑर्डर्ड और एडवाइज दोनों हो सकते हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड आर ऑर्डर्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड आर ऑर्डर्ड मी। अब डोंट का प्रयोग था, डोंट बी लेट फॉर द बस। तो हमने बताया था जहां हम फॉर्मेट का प्रयोग नहीं करेंगे वहां नॉट +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डू नॉट हट गया, उसकी जगह नॉट आ गया। तो माई फादर ऑर्डर्ड ऑब्लिक एडवाइज्ड मी नॉट टू बी लेट फॉर द बस, नॉट टू बी लेट फॉर द बस। इस प्रकार अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है और डू नॉट से बिगिन होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह जब फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं तो रिपोर्टेड पार्ट से नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मेट का प्रयोग नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को सेंस के आधार पर बदलते हैं, भाव के आधार पर बदलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को करेक्ट करने के लिए डू को हटा करके नॉट +2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं और हमारा वाक्य जो होता है वो बन जाता है। अब एक चीज नोट करिए कि सभी इंपरेटिव सेंटेंसों की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देना होता है। इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी टू गिव ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब इन ईच एंड एवरी इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर कहीं नहीं दिया है तो तब क्या करेंगे? यही आपके ज्ञान की परीक्षा है। नहीं दिया है तो क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब? तो याद रखिए कि सभी इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य देना चाहिए, लगाना चाहिए। किंतु यदि न दिया गया हो, किंतु यदि न दिया गया हो तो केवल और केवल मी का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल और केवल मी का प्रयोग करना चाहिए। ये सपोज दैट है मी। हाँ, एक नोट जरूर है, अगर सब्जेक्ट भी आई दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है लेकिन सब्जेक्ट आई है फर्स्ट पर्सन है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्ट अपने ओर से मानेंगे तो मी को नहीं मान सकते।
If I is subject present already in the sentence, then we can use only him or her अपनी तरफ से। आई के साथ हिम या हर का प्रयोग करेंगे। यदि आई नहीं आया है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो किसी भी इंपरेटिव वाक्य की इनडायरेक्ट बनाते समय हम ऑब्जेक्ट मी का ही प्रयोग करते हैं। यह बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे माई मदर सेड, माई मदर सेड डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। माई मदर सेड डोंट गो देयर। अब माई मदर सेड ऑब्जेक्ट हमको लिखना है, किससे क्या लिखना? तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डालेंगे अपना मी। माई मदर टोल्ड या ऑर्डर्ड। मदर तो रिक्वेस्ट करेगी नहीं, आपको सजेशन तो दे नहीं रही है, इसलिए तो यहाँ पर भाव क्या है? टोल्ड या ऑर्डर्ड। माई मदर टोल्ड और ऑर्डर्ड मी। आप चाहें तो मी को ब्रैकेट में कर सकते हैं। डोंट गो देयर, नॉट टू गो देयर, दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने, नॉट टू गो देयर। लेकिन इसका आप चाहें फॉरबेड का प्रयोग तो माई मदर फॉरबेड मी टू गो देयर, माई मदर फॉरबेड मी टू गो देयर। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट अवश्य लिखनी चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमें मी का प्रयोग अपने तरफ से करना चाहिए, किंतु ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर रिपोर्टर क्लाज में मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट आई ना हो। यदि आई हो और हमें ऑब्जेक्ट अपनी ओर से जोड़ना हो तो हिम या हर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की का वाक्य हो वह इसके अनुसार हम हिम या हर का प्रयोग करते हैं। अब यदि किसी वाक्य में प्रार्थना, आदेश, सुझाव का भाव निर्धारित ना हो, जो मैंने बताया था अभी पहले, यदि किसी वाक्य में प्रार्थना, आदेश या सुझाव का भाव न निर्धारित हो, बोध न हो, स्पष्ट न हो पावे, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलनी चाहिए? तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को केवल टोल्ड या आस्क्ड में बदलनी चाहिए, टोल्ड या आस्क्ड में बदलनी चाहिए। जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, ओपन द डोर, कामा माय फ्रेंड इन्वर्टेड कामा। ही सेड, कामा, ये हो गया आपका रिपोर्टर क्लाज। अब बात आ गई रिपोर्टेड स्पीच की, इन्वर्टेड कामा में, ओपन द डोर, कामा माय फ्रेंड। अब अपने मित्र से कह रहा है, एक मित्र अपने मित्र से कह रहा है, तो जाहिर सी बात है समकक्षता में ये माना जाता है कि आदेश नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है या एडवाइस नहीं है। यहाँ पर क्या है? आस्क्ड या टोल्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि बोध नहीं हो पा रहा था, स्पष्ट बोध नहीं हो पा रहा था कि कौन सा भाव छिपा है। तो यहाँ पर हो गया ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड टू ओपन द गेट, टू ओपन द डोर, जैसा दिया हो, टू ओपन द डोर। अब अगर नेवर दिया हुआ, अगर कहीं नेवर है तो नेवर के दिए जाने पर हमेशा नेवर और फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के बीच में टू का प्रयोग कर दीजिए। नेवर और फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब लगाते हैं उसके बीच में टू का प्रयोग कर दीजिए, हमेशा आप सही करोगे। जैसे शी सेड, कामा, शी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, नेवर कम एट माई होम, मेरे दरवाजे कभी मत आना,
ऐसा कहना नहीं चाहिए। रईमन वे नर मर चुके जे कछु मागन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। अतिथि देवो भव। लेकिन कभी कभी परिस्थिति बस हमें कहना पड़ता है। कोई शराबी आ जाए तो क्या कहेंगे? अतिथि है, आओ, स्वागत है? नहीं, उससे आप कहेंगे नेवर कम एट माई होम, कभी भी मेरे दरवाजे पर मत आना। तो मान लीजिए सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा में नेवर कम एट माई होम, मेरे घर पर कभी मत आना। अब यहाँ पर कमांड तो है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही है। निवेदन में कह रही है कि नेवर कम एट माई होम, कि सजेशन दे रही है, कि ऑर्डर कर रही है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आस्क्ड लगा देंगे। आपको क्लियर हो रहा हो तो आप भाव के अनुसार चाहे जो लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर आस्क्ड और नेवर दिया गया है तो नेवर जहां भी आएगा रिपोर्टेड क्लॉज में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो नेवर के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, तो ही ऑर्डर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, शी ऑर्डर। आप हिम या हर नहीं लगा सकते, क्यों? वह तभी लगेगा जब सब्जेक्ट आई होगा। यहां पर सब्जेक्ट सी है। ऐसे स्थिति में हम केवल और केवल ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग करते हैं। सी आस्क्ड मी नेवर टू कम, नेवर टू कम, उसने कहा था नेवर कम एट माई होम, तो नेवर कम कहा था, तो नेवर और कम के बीच में क्या लगा दीजिए? नेवर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या बीच में क्या लगा दीजिए? टू। यूज टू बिटवीन नेवर एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज व्हाइल वी मेक फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो ही आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी नेवर टू कम एट हर होम, एट हर होम, उससे घर पर कभी मत आना। इस प्रकार यह पार्ट आपका लंबा होता जा रहा है। और फिर अब आपको हम एक चीज और बची है कि कभी कभी रिक्वेस्ट भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होती है। कभी कभी रिक्वेस्ट भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में होती है। जैसे कभी कभी कैन, विल, कुड, वुड से इसकी शुरुआत होती है रिपोर्टेड क्लॉज की, और वहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। इस प्रकार रिपोर्टेड क्लॉज जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता भी है और उसमें इंट्रोगेशन का साइन भी लगा होता है, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है। किंतु गौर से देखें तो वुड, कुड, विल, कैन आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टेड क्लॉज यद्यप दिखते तो क्वेश्चन जैसे हैं, किंतु दीज आर कॉल्ड पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन ये लोग विनम्र निवेदन होते हैं, विनम्र निवेदन होते हैं, और इनका यूज हम सामान्य इंपेरेटिव की तरह ही करते हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ। जैसे इसमें कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में प्लीज का प्रयोग होता है, और कहाँ प्रयोग होता है? कुड में, वुड में, विल में और कैन से जो बिगिन होते हैं उनमें कहीं कहीं माने अधिकांश प्लीज का प्रयोग होता है। इसके अलावा कैन और विल भी तभी रिक्वेस्ट माने जाते हैं जब उनके वाक्यों में प्लीज का प्रयोग हुआ होता है, अदरवाइज नहीं होते। कहते हैं कि दोज रिपोर्टेड क्लॉजेज व्हिच बिगिंस विद वुड और कुड और will or can and have the word please in their reported part are called polite requests. Being interrogation, they are used as imperative sentence. अब उनको कैसे हम बनाते हैं? इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम केवल रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं और प्लीज को रिमूव कर देते हैं। Requested is used as reporting verb and we remove, delete
प्लीज फ्रॉम हियर, और यहाँ से हम प्लीज को हटा देते हैं। और कुड, वुड, विल, कैन के बाद जो भी सब्जेक्ट लिखा हो उसको भी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यानी वी नेवर यूज सब्जेक्ट व्हिच वाज यूज्ड आफ्टर कुड, वुड, विल और कैन, उसको हटा देते हैं। तथा वाक्य में दी गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले टू जोड़कर रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, और अगर कहीं वुड यू लाइक दिया हुआ है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लाइक हमेशा के लिए हटा देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस वाक्य का। ही सेड टू मी, कुड यू लेंड मी योर पेन। ही सेड टू मी, कुड यू लेंड मी योर पेन। उसने मुझसे कहा। अब कुड यू लेंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो, उधार दे सकते हो, है तो क्वेश्चन, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट है, डांट कर नहीं है, निवेदन है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन, अनुरोध है। तो अब यहां पर कुड दिया हुआ है, तो कुड जो दिया गया है ऐसे वाक्यों में कुड दिए रहने पर, वुड दिए रहने पर, विल दिए रहने पर, कैन दिए रहने पर हम उनको हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो ही सेड टू मी, इट मीन्स ही रिक्वेस्टेड मी। अब कुड तो हट गया, कुड यू लेंड मी और पेन, तो कुड तो हट गया। अब उसको क्या करेंगे, he requested me to lend him my pen, to lend him my pen। इसी प्रकार से कहीं वुड का प्रयोग हो, he said would you help me please, he said would you help me please। उड़ाया है, वुड को भी हटाना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिक्वेस्टर बनाना है। he requested me, फिर क्रिया के पहले टू लगा दीजिए और प्लीज को हटा दीजिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम। इसी प्रकार हम विल और कैन का भी प्रयोग करते हैं। आगे हम लेट का प्रयोग बताएंगे। मुझे विश्वास है आज का यह प्रकरण आपके समझ में अवश्य आया होगा। यदि आपके समझ में आवे तो निसंदेह हम अपने अर्थ में सफल हुए होंगे।